दोस्तों 13 जनवरी 2012 की एक सामान्य शाम अचानक से एक मनहूस रात में बदल गई और अनेकों लोगों को ऐसा खुला घाव दे गई जिसका दर्द आज तक भी उनकी आंखों को नम कर देता है। एक मानवीय भूल और अनेकों मानवीय जानों की क्षति वास्तव में कभी न भुलाई जा सकने वाली एक गंभीर पीड़ा होती है और ये पीड़ा जुड़ी है आधुनिक समुद्री इतिहास के सबसे भव्य और विशाल जहाज़ों में से एक के साथ, जिसका नाम था कोस्टा कॉनकॉर्डिया। कॉनकॉर्डिया कोई साधारण जहाज नहीं था, बल्कि इसे इटली का गौरव भी कहा जाता था, जो लगभग 300 मीटर यानी 1000 फीट लंबा, 30 मीटर या 100 फीट से अधिक चौड़ा और करीब 1,14,000 टन भारी था। कुल मिलाकर ये पानी पर तैरते हुए एक बड़े शहर के ही समान था, जिसमें 4000 से अधिक यात्रियों और चालक दल के लिए हर प्रकार की सुविधा मौजूद थी। चमचमाते डेक, रेस्टोरेंट, मूवी थिएटर, स्विमिंग पूल, बार यानी हर प्रकार की भोग विलासता कोस्टा कॉनकॉर्डिया पर उपलब्ध थी। इसने दुनिया भर के देशों की बंदरगाहों तक इटालियन झंडा फहराया था। वर्षों से ये बिना किसी रुकावट के समुद्र में तैरता रहा, एक शक्ति के साथ साथ सुरक्षा का भी प्रतीक बना रहा। यानी कॉनकॉर्डिया सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं था, बल्कि एक रोमांच की शुरुआत भी थी। ये अविस्मरणीय यादों के लिए एक आदर्श जगह थी। ऐसे में भला एक मानवीय भूल ने इस गौरव को कैसे नष्ट कर डाला, ये जानना दुखद होने के साथ साथ बड़ा ही दिलचस्प भी है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो से और जानिए कोस्टा कॉनकॉर्डिया के महान अंत के बारे में। दोस्तों, वर्ष 2012 को 13 जनवरी की शाम तय समय पर कोस्टा कॉनकॉर्डिया पर अनेकों लोग चढ़ चुके थे। कुछ परिवार थे जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। कुछ नवविवाहित जोड़े थे जो इस जहाज़ पर अपने मिलन के पहले पलों का आनंद लेना चाहते थे। कोई हंस रहा था, कोई भोजन खा रहा था, तो कई जहाज़ की खूबसूरती को ही निहार रहे थे। कॉनकॉर्डिया ने अपना सफ़र शाम के समय सिविटावेकिया बंदरगाह से शुरू किया था और अगले कुछ ही मिनटों में वो गिगेलियो द्वीप के पास से होकर गुजर रहा था। ये वक्त करीब रात के 9:30 बजे का था। सिविटावेकिया बंदरगाह से गिगेलियो द्वीप की सड़क मार्ग से दूरी करीब 100 किलोमीटर की है। समुद्री रास्ते से इस छोटी दूरी को कॉनकॉर्डिया जहाज ने कुछ ही घंटों में पार कर दिया होगा। गिगेलियो द्वीप के निकट से गुजरते समय कैप्टन, जिनका नाम फ्रांसिस्को शेटिनो था, ने एक अजीब सा मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। उसने जहाज को किनारे से काफ़ी सटाकर चलाना शुरू कर दिया। जहाज को किनारे के पास लाने का मुख्य कारण किनारों पर खड़े लोगों के सामने कॉनकॉर्डिया की भव्यता और विशालता का प्रदर्शन करना था। ये एक सामान्य अभ्यास है जिसे इंकिनो कहा जाता है। इस परंपरा के अनुसार जब कोई क्रूज जहाज किसी द्वीप या बंदरगाह के पास से गुजरते हैं तो जहाज में मौजूद लोग तट पर खड़े लोगों को अभिवादन देते हैं और इस प्रक्रिया में जहाज की विशालता को दिखाकर लोगों को चौंकाया भी जाता है। यानी ये एक तरह से जहाज के विज्ञापन के उद्देश्य से भी किया जाता है। परंतु इस प्रक्रिया के दौरान, जिसे इंकिनो कहा जाता है, में जहाज को तट से एक सुरक्षित दूरी पर अवश्य रखा जाता है। किंतु शायद कॉनकॉर्डिया के कप्तान फ्रांसिस्को शेटिनो कुछ ज़्यादा ही उत्साही हो गए थे। वो अपने जहाज को गिगेलियो द्वीप के तट के निकट असुरक्षित रूप से करीब ले आए और इस अत्यधिक निकटता के ही कारण कॉनकॉर्डिया की टक्कर समुद्री किनारे पर मौजूद एक ऐसी कठोर चट्टान से हो गई जिसके बारे में कप्तान को कोई जानकारी नहीं थी। इस जोरदार टक्कर से कॉनकॉर्डिया की निचली सतह की धातु फट गई। एक बहुत तेज धमाका हर किसी ने सुना। जहाज की बिजली टिमटिमाने लगी। सभी बर्तन, शराब की बोतलें नीचे गिर गई। यात्री हैरान होकर अपने ठिकानों से बाहर निकले। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। यात्रियों को लगा कि शायद जहाज के इंजन में कोई तकनीकी खराबी है। इसी कारण कॉनकॉर्डिया की रफ्तार अचानक से कम हो गई है। असल में इतने विशाल जहाज को ज़्यादातर लोग अविनाशी मानते हैं। वो सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु जिस महान जहाज पर सवार होने के लिए उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, वो कम से कम उन्हें मौत तो नहीं दे सकता। जहाज की शक्ति से रिझे हुए ये उन्मादी लोग शायद समुद्र की ताकत को भूल जाते हैं। खैर, जिन्हें कॉनकॉर्डिया की विशालता पर नाज था, उन्हें जल्द ही जहाज के इंजन वाले हिस्से में पानी की गर्जनाएं सुनाई देने लगी। अब किसी के लिए संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। अचानक से ही पूरे जहाज की बत्ती गुल हो गई। रात के 9 बजे की शाह काली रात का घूप अंधेरा लोगों को डरा देने के लिए काफ़ी था। चारों ओर चीख पुकार मचने लगी। रोते हुए बच्चों की आवाज़ें सन्नाटे के गले को दबाने लगी। हालांकि आपातकालीन लाइटें जला दी गई थी, जिससे कॉनकॉर्डिया के गलियारे थोड़े रोशन हो गए थे। परंतु जो जहाज कुछ ही मिनटों पहले जश्न और उल्लास से भरा हुआ था,
अब वो भय का केंद्र बन गया था। पानी तेजी से घुस रहा था। इसके बावजूद जहाज के अंदर यात्रियों को आश्वासन दिया जा रहा था। चालक दल की ओर से हुई एक घोषणा में बताया गया कि अचानक जहाज की बिजली चली गई है और ये एक साधारण और छोटी सी खराबी है। आप सभी अपने कैबिनों में वापस लौट जाएं, जल्द ही सब कुछ नियंत्रण में हो जाएगा। हम बिजली की समस्या को बस ठीक करने ही वाले हैं। लेकिन भयानकता छुपाने की जबरदस्ती की गई ये कोशिश ज़्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि जहाज एक तरफ झुकने लगा था, जो बिजली गुल होने का सामान्य संकेत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। अगले ही कुछ मिनटों बाद हालात ऐसे हो गए कि लोग अपने आसपास मौजूद दीवारों आदि का सहारा लेने को मजबूर थे। मेजों पर रखे गिलास लुढ़क रहे थे, कुर्सियां अपनी जगह से खिसक रही थी, क्योंकि फर्श अब समतल नहीं बल्कि टेढ़े हो चुके थे। ये संकेत और कुछ हो ही नहीं सकता था सिवाय इसके कि जहाज डूबने वाला है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कॉनकॉर्डिया किनारे के करीब से गुजर रहा था, परंतु इसका ये मतलब कतई नहीं था कि जहाज किनारे के इतना निकट होगा कि लोग छलांग मारकर किनारे पर पहुंच जाए। ये जहाज विशाल था और किनारे के कम पानी में तैर नहीं सकता था। यानी भले ही कहने को कॉनकॉर्डिया किनारे के असुरक्षित रूप से नज़दीक था, परंतु फिर भी इसकी दूरी ज़मीन से करीब 100 मीटर की थी। और वैसे भी समुद्री जहाज बड़े ऊंचे होते हैं, इन पर सवार होकर समुद्र में कूदना आसान नहीं रहता, फिर भले ही नीचे पानी हो। वस्तुतः अधिक ऊंचाई से पानी में कूदना कंक्रीट पर कूदने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कंक्रीट में आप डूब नहीं सकते। एक ही चीज़ थी जो कॉनकॉर्डिया पर सवार घबराए हुए लोगों की जान बचा सकती थी, वो थी लाइफ बोट। इन्हें सुरक्षा की दृष्टि से जहाज पर टांगा जाता है ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में डूबते जहाज को यात्री छोड़ सके। अब हर कोई तेजी से उस ओर भाग रहा था जिधर उसे लाइफ बोट मिल सके। दहशत फैल रही थी। माएँ अपने बच्चों के हाथ पकड़कर भागी जा रही थी, तो पिता बच्चों को अपनी गोद में उठाकर दौड़ रहे थे। उधर गिगेलियो द्वीप के निवासी, जो अभी तक किनारे पर खड़े होकर जहाज की भव्यता को निहार रहे थे, अब अविश्वास के साथ उसको डूबता हुआ भी देख रहे थे। किनारे पर मौजूद इन लोगों के लिए ये नज़ारा अवास्तविक था, तो जहाज पर सवार लोगों के लिए ये पूरा मामला अस्तित्व के लिए एक संघर्ष बन गया था। स्थिति मिनट दर मिनट बदतर होती जा रही थी। कोस्टा कॉनकॉर्डिया धीरे धीरे लेकिन लगातार झुकता जा रहा था। जहाज के गलियारे अब गलियारे नहीं रहे, बल्कि वो फिसलन भरी ढलान बन गए थे, जो वस्तुओं, सामान और लोगों को गिरा रहे थे। ऊपर से इस ढलानदार माहौल में चालक दल की तरफ से मिलने वाले दिशा निर्देश घबराए लोगों को और भी अधिक भ्रमित कर रहे थे। आखिरकार चालक दल द्वारा दिलासा देने की झूठी कोशिशें भी थम गई और संकेत आया कि जितनी तेजी से हो सके लाइफ बोट में सवार हो जाए। जहाज छोड़ने का समय आ गया है, ये जहाज अब डूबने वाला है। लेकिन अब तक काफ़ी समय बर्बाद हो चुका था। ये निर्देश पहले आ जाना चाहिए था। अब चूंकि जहाज काफ़ी झुक गया था, इसलिए एक तरफ टंगी लाइफ बोट्स को नीचे उतारना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कई लाइफ बोट तो जहाज में ही उलझ गई, तो कईयों में चीख पुकार करते इंसान धक्का मुक्की करके सवार हो गए और उन्हें अफरा तफरी के बीच में बड़ी मुश्किल से नीचे उतार दिया गया। ये वो समय होता है जब अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं होता। मतलब यदि किसी ने सस्ता टिकट लिया है तो सवार होते समय उसे आप कम सुविधा वाला कमरा दे सकते हैं, जिसे वो स्वीकार भी कर लेगा, परंतु डूबते समय वो ये कतई स्वीकार नहीं करेगा कि उसे लाइफ बोट में बाद में चढ़ने दिया जाए। यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला ही चलता है। ताकतवर लोग ऐसे में कमज़ोरों को, बच्चों को या महिलाओं को गिराते हुए भी खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हर कोई बस जिंदा रहना चाहता है। हालांकि कुछ लोग अलग भी थे, वो गिरे हुओं को उठा भी रहे थे। कुछ चीख पुकार ना करते हुए शांति से प्रार्थना भी कर रहे थे ताकि ऊपर वाला उनकी मदद करे, पर मदद नहीं आने वाली थी। जब लाइफ बोट की ओर इतनी अधिक भीड़ हो गई कि उनमें सवार होने में समय लग रहा था, तो कुछ लोगों ने बचने की उम्मीद में जनवरी की ठंड के दौरान भी हाड़ जमा देने वाले बर्फीले पानी में कूदने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि वो किनारे की ओर की ये लगभग 100 मीटर की दूरी तैरते हुए पार कर जाएंगे। हालांकि सबसे अच्छी बात ये रही कि किनारे पर खड़े लोग केवल तमाशा ही नहीं देखते रहे, बल्कि उन्होंने चिल्लाते हुए स्थानीय मछुआरों को इस बारे में सूचना दी और मछुआरे अपनी छोटी नावों के साथ डूबते जहाज तक पहुंचने के लिए अंधेरे में ही निकल पड़े। वे साधारण लोग थे, पर अभी जबकि टेढ़ा होने के कारण कॉनकॉर्डिया की ज़्यादातर लाइफ बोट्स जाम हो चुकी थी,
ऐसे में वो साधारण लोग देवदूत से कम नहीं कहे जा सकते थे। उनका साहस किसी भी ईश्वर से की गई प्रार्थना से अधिक काम का सिद्ध होने वाला था। दर्जनों नाव समुद्र में से उन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को उठा रही थी जो कोस्टा कॉन्कोर्डिया से या तो नीचे कूदे थे या जहाज के झुकने के कारण अपने आप फिसलकर नीचे गिर गए थे। लेकिन जहाज पर 4000 से अधिक यात्री सवार थे और जाहिर है कि इतनी बड़ी संख्या के लिए किए जा रहे बचाव कार्य में बेहद अधिक समय लगने वाला था। जैसे जैसे रात गहराती गई, बचाव कार्य के साथ साथ कॉन्कोर्डिया की भी समुद्र में धंसने की प्रणाली लगातार आगे बढ़ती रही। इटली की विलासिता और राष्ट्रीय गौरव के उस प्रतीक को समुद्र किसी दैत्य की भांति निगल रहा था। उधर किनारे पर लोगों का हुजूम जुड़ गया था। पुलिस प्रशासन के साथ साथ एम्बुलेंस से लेकर हजारों मददकर्मी भी आ पहुंचे थे। स्थानीय लोगों द्वारा दी जा रही मदद सराहनीय रही। जो भी व्यक्ति समुद्र से निकलकर किनारे पर पहुंचता, उसकी तुरंत सहायता की जाती। घायलों को अस्पताल ले जाया जाता। एम्बुलेंस कम पड़ी तो स्थानीय लोग बिना देरी किए अपनी कारों में ही लेटाकर घायलों को अस्पताल ले गए। ठंड से कांपते किनारे पहुंचे लोगों के लिए वहां रहने वाले लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया। कंबल, खाना, यहाँ तक के अपने बिस्तर भी। हर खुला दरवाजा एक शरण स्थली बन गया। अब तक सरकार भी हरकत में आ चुकी थी। हेलीकॉप्टर कॉन्कोर्डिया के मलबे के ऊपर मंडरा रहे थे, जो प्रकाश की किरणें नीचे फेंक रहे थे ताकि अंधेरे में कोई भी छूटे नहीं। जितना हो सका लोगों को एयरलिफ्ट भी किया गया, परंतु जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डूब रहे लोगों की संख्या 4000 से अधिक थी। इसलिए बचाव कार्य के दौरान ऐसा लग रहा था मानो वक्त बेहद तेजी से भागा जा रहा हो। बचाव दल जानते थे कि जहाज जितना ज़्यादा डूबेगा, लोगों के जिंदा मिलने की संभावना भी उतनी ही कम होगी। लेकिन तभी डूबते कॉन्कोर्डिया को एक मजबूत चट्टान ने सहारा दिया। समुद्र के नीचे मौजूद एक चट्टान से टकराकर ही तो ये जहाज डूब रहा था। अब शायद उसी चट्टान का आगे वाला हिस्सा अपने अपराध की क्षमा मांग रहा था। चट्टान से अड़ जाने के कारण इस जहाज के डूबने की प्रक्रिया थम गई। हालांकि ये 70 डिग्री के कोण पर झुक चुका था। अब लगभग पूरी तरह से टेढ़ा होने के बाद कॉन्कोर्डिया का डूबना रुक गया था। ऐसे में बचाव कर्मियों ने राहत की सांस ली। पूरी रात युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी रहा और जब सुबह हुई तब तक 32 लोगों को छोड़कर बाकी सबको बचा लिया गया था। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। इतने बड़े हादसे में 4220 व्यक्ति जिंदा बचाए गए थे। मरने वाले लोगों में से कुछ कॉन्कोर्डिया के मलबे में फंस गए थे तो कुछ भगदड़ में कुचले गए थे और कुछ की मृत्यु समुद्र के पानी में कूदने से लगी चोटों की वजह से हुई थी। हालांकि 99% से भी अधिक इंसान सकुशल बच गए थे। लेकिन वो 32 लोग जो मारे गए सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो किसी के पिता थे, किसी की माँ, किसी का मासूम बच्चा और किसी का प्यार। वो उस जहाज पर खुशियाँ तलाशने आए थे। संगीत, हंसी और समुद्र की लहरों का रोमांच, यही तो वादा था उस सफ़र का। उन्हें क्या पता था कि जिस समुद्र को वो निहारने आए हैं वही समुद्र उनकी आखिरी सांसों का गवाह बनेगा। सोचिए उस पल के बारे में जब जहाज की रोशनी बुझ गई होगी, अंधेरा छा गया होगा, जब फर्श पैरों के नीचे से खिसकने लगा होगा और सीधा खड़ा रहना नामुमकिन हो गया होगा। वो डर जब ठंडे काले पानी ने डेक को निगलना शुरू किया होगा। उन मरने वाले लोगों का अंत किसी बीमारी या बुढ़ापे से नहीं हुआ, बल्कि ये एक व्यक्ति विशेष की भूल से हुआ। एक गलती 32 मासूमों के प्राणों को निगल गई। ऐसी गलती करने वाले दोषी को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए और दोषी पर कठोर कार्यवाही हुई भी। इस त्रासदी के जिम्मेदार कैप्टन फ्रांसिस्को शेटिनो को अदालत द्वारा जिम्मेदार ठहराया गया। कानूनी प्रक्रिया लगभग 5 सालों तक चली, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई और अंततः मई 2017 में इटली की सर्वोच्च अदालत ने कैप्टन की सजा पर अंतिम मुहर लगाई। अदालत ने शेटिनो को गैर इरादतन हत्या, जहाज दुर्घटना का कारण बनने और सभी यात्रियों के सुरक्षित निकलने से पहले ही जहाज छोड़कर भाग जाने का दोषी पाया, जिसके लिए उन्हें कुल 16 सालों तक कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें 10 साल 32 मासूम लोगों की मौत का जिम्मेदार होने के लिए, 5 साल जहाज डुबोने के लिए और 1 साल यात्रियों का बचाव अभियान पूरा होने से पहले ही जहाज छोड़ने के लिए शामिल किया गया था। कुछ जानकारों का कहना है कि कैप्टन को कम सजा दी गई। जहाज छोड़ने के मामले में सिर्फ 1 साल की सजा न्याय नहीं हुआ। दरअसल किसी डूबते जहाज को कैप्टन द्वारा यात्रियों से पहले छोड़ देना समुद्री इतिहास में सबसे बड़ी कायरता का उदाहरण माना जाता है। समुद्री कानूनों और सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार
कैप्टन जहाज छोड़ने वाला आखिरी व्यक्ति होना चाहिए। जब तक कोई एक भी यात्री या क्रू मेंबर जहाज में फंसा है, कैप्टन अपनी जान बचाने के लिए भाग नहीं सकता। वैसे आपको अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दूं कि कैप्टन फ्रांसिस्को शेटिनो अभी भी जेल में ही हैं। वर्ष 2033 में उनकी सज़ा पूरी होगी। हालांकि इटली के कानूनी प्रावधानों के तहत अगर कोई कैदी अपनी सज़ा का आमतौर पर आधा हिस्सा पूरा कर लेता है और उसका व्यवहार अच्छा रहता है तो उसे पैरोल के माध्यम से जल्दी रिहा किया जा सकता है। इस हिसाब से मुमकिन है कि कैप्टन फ्रांसिस्को शेटिनो की अगले वर्ष यानी 2026 में रिहाई हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।